Hello student, welcome to learning classes. This is second video of chapter 4 heredity and evolution. पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि क्या क्या बेसिक कैरेक्टर्स थे, किसके आधार पर हम जानते हैं सिर्फ हमें हेरिडिटी पढ़ना है, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, हेरिडिटी ही पढ़ना है। तो हमने वहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीजों को देखा कि जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं। पेरेंट्स के कैरेक्टर ही प्रोजेनी में प्रेजेंट होते हैं और इसके लिए कुछ हमने बेसिक चीजों को देखा था, जैसे कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, एलील्स, जीनोटाइप, ये सारे बेसिक फंडामेंट्स को, और हमने मेंडल्स के बारे में पढ़ा था। उनको ही हम क्या कहते हैं, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, वो जेनेटिक्स के फादर हैं। उन्होंने ही इन सारी चीजों को क्लियर करके बताया और उन्होंने, हमने ये भी देखा था कि उन्होंने अपने गार्डन की प्लांट्स को सिलेक्ट किया था इस चीज को स्टडी करने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए। तो उन्होंने जो रिसर्च किया तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स थे उसको आपने देखा हुआ है। कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर थे और रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर के कैरी ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो ही अपने आप को डिस्प्ले करते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर तब शो होते हैं जब डोमिनेंट कैरेक्टर एब्सेंस होता है, तब जाके रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो हम मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट देखेंगे आज। सबसे पहले हम देखेंगे पहला एक्सपेरिमेंट का जो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेट, यानी कि उन्होंने सिर्फ एक ट्रेट पर, एक कैरेक्टर्स पर स्टडी किया, इसीलिए इसको कहा गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स वन और यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर का किया। सपोज में हमने एक प्लांट लिया, दिस इज अ पी प्लांट, ठीक है, और एक और प्लांट लिया। दोनों में कुछ डिफरेंसेस हमें दिखाई दे रहे होंगे। दिस इज टॉल एंड दिस इज अ डॉग, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर लगे हुए हैं, एवरीथिंग, बट हमें एक ही कैरेक्टर्स को फॉलो करना है, ज्यादा कैरेक्टर्स हमें नहीं देखने। एक ही कैरेक्टर, जिसको सपोज में हमने ले लिया टाल, ये हमारा टाल और ये है हमारा डॉग, ठीक है। ये बौना पौधा है और ये हमारा बड़ा पौधा, लंबा पौधा है। अब हमें कुछ देर बाद सपोज में पता चलता है दिस इज अ प्योर टाल एंड दिस इज अ प्योर डॉग, ठीक है। यानी कि इसके जो फिनोटाइपिकली ये लंबा हमें दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस इसीलिए मैंने सारे टर्म्स बताए थे कि ये टर्म्स यहाँ पर यूज होंगे और आप इसको समझते रहो। होमोजाइगस टॉल यानी कि इसके जो एलील्स हैं वो ये हैं और ये होमोजाइगस डॉग है, इसके एलील्स जो हैं वो ये, ठीक है। अब इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन करा देंगे। क्रॉस यानी कि इसके पॉलिन, यहाँ पर पॉलिन जाएंगे, प्लांट में फर्टिलाइजेशन, ऐसे सीड का फॉर्मेशन होता है, ऑलरेडी आपने ये पढ़ा हुआ है। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसा नहीं कि सेम इसी का, इसके पॉलिन को इसने फर्टिलाइज्ड करा दिया। अब ये दोनों गैमीट हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों गैमीट और ये टॉल का है और ये डॉर्फ का है। अब ये इसके साथ क्रॉस फर्टिलाइज करके जो एलील्स हमें मिला वो ऐसा हो गया। अब इसके साथ ऐसा हो गया, है ना, और ये अब इसके साथ ऐसा हो गया और फिर ये इसके साथ किया तो ये ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, 4 गैमीट मिल गए सेम। यानी कि दोनों को हमने जब क्रॉस फर्टिलाइज्ड कराया तो हमें 4 प्लांट्स मिल गए और चारों के जीनोटाइप अगर हम देखेंगे तो सेम एंड फिनोटाइप ऑल्सो सेम। यानी कि सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। इसको हम P1 कहेंगे क्योंकि ये पेरेंट्स हैं, और इसको हम कहेंगे F1 जनरेशन। यानी कि हमने पहली जनरेशन जो देखा, इसकी पेरेंट्स से जो पहली जनरेशन आई वो कैसी थी, सारे के सारे
टॉल थे बट प्योर टॉल नहीं थे, हेट्रोजाइगस टॉल थे। अब चाहे हम इसको सब सेम है। अब दो हमने ले लिया F2 जनरेशन के लिए। अब हम दूसरी F2 जनरेशन देखेंगे। F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, हमारे पास जो गैमीट है वो है ये और ये, है ना। एक गैमीट ये है और एक गैमीट ये, दोनों गैमीट। अब हम अगेन क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा देंगे। अब इसका कराया, क्या मिल गया, प्योर टॉल। अब इसी का इसके साथ कराया, हेट्रोजाइगस टॉल, है ना। अब दूसरे का इसके साथ टॉल। अब क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन में जो डॉर्फ एक प्लांट यानी कि 4 बच्चों में से एक कैसा है, डॉर्फ है। इसीलिए मैंने बताया था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में सपोज भी हमारे पेरेंट्स लंबे हैं तो जो बच्चा हो रहा है वो सब लंबे हो, लेकिन सेकेंड जनरेशन में कोई हमारे दादा दादी सपोज में बौने थे, डॉर्फ थे, तो छोटा था कोई, किसी की हाइट कम थी, तो उसके पहले जनरेशन में ये चीज शो नहीं हुई, दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके जीन्स वहां पर प्रेजेंट थे और नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दिया। तो जो पॉसिबिलिटी थी, यानी कि एक जो था वो टोटली प्योर टॉल था, उसके बाद दो जो हैं वो टॉल हैं बट हेट्रोजाइगस, प्योर नहीं टॉल है, और एक जो है वो प्योर डॉर्फ है। क्लियर, यानी कि अब सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में जो हमें मिला वो, अगर हम इसको रेशियो निकालने के लिए कहें, एक जीनोटाइप रेशियो होती है, एक फिनोटाइप, इसको हम फिनेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ये कैसा है, दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर, ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है, इसको हम फिनेटिक स्क्वायर में इसको बोलते हैं, लिख लेते हैं। इसी चीज को हम इस तरह से लिख लेते हैं एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है। सपोज में ये टेबल है हमारा, ये पहला प्लांट सपोज, और ये इधर इस तरह दूसरा प्लांट, इधर ये और इधर ये, सेम वही हमने लिया था गैमीट, तो टी टी और टी टी हो गया, और यहाँ पर टी टी और टी और टी, यानी कि F2 जनरेशन में हमें ये चीजें मिल गई, यानी कि एक प्योर टॉल है और दो टॉल हैं बट प्योर नहीं है, और एक प्योर डॉर्फ है। अब इसकी फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें रेशियो लिखने के लिए, यानी कि प्लांट दिखाई कैसे दे रहे हैं और जीन्स क्या, एलील्स क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिनोटाइप जो रेशियो होगी इसकी, फिनोटाइप रेशियो होगी हमारी, दिख रहे हैं 3 बड़े, यानी कि 3:1, है ना। दूसरे में आया है ये हमारा फिनोटाइप, लेकिन यहीं पर जीनोटाइप रेशियो अगर हमको लिखना हो, जीनोटाइप रेशियो, तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि एक का एलील सेम है, यानी 1, एंड इन दोनों के एलील सेम है 2 एंड 1, यानी कि दोनों के रेशियो में हमें डिफरेंस दिख रहा होगा। फिनोटाइप मीन्स यानी फिजिकली अपीयरेंस, इनके 3 लंबे पौधे हैं और एक कैसा है, छोटा है, और जीनोटाइप में एक पौधा प्योर टॉल है और 2 प्लांट जो है वो टॉल हैं बट हेट्रोजाइगस है, और एक जो है वो होमोजाइगस डॉर्फ है। क्लियर, तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में उन्होंने एक ही कैरेक्टर्स को कैरी ऑन करके अपने इस एक्सपेरिमेंट में, किसने, मेंडल ने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टर को टॉल और डॉर्फ यानी कि लंबा और छोटा, इस कैरेक्टर को लेकर उन्होंने कैरी ऑन किया, और इन सारी चीजों को उनको पहले जनरेशन में तो सारे के सारे पौधे उनको लंबे मिले, छोटा वाला बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, वो हाइड हो गया, बट उसके जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। F2 जनरेशन में उन्होंने देखा जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो एक प्लांट जो था वो प्योर टॉल आ गया और 2 पौधे टॉल थे, लेकिन लास्ट वाला
जो पौधा था वो कैसा था, डॉर्फ था। यानी कि जैसे ही यहाँ पर ये कैरेक्टर्स नहीं दिखाई दिया, डोमिनेंट कैरेक्टर एब्सेंस रहा, तब ये प्लांट्स दिखाई दिया। सेम ऐसा ही ह्यूमन बींग्स में भी होता है। हो सकता है कुछ चीजें F1 जनरेशन में दिखाई ना दें, पहली जनरेशन में दिखाई ना दें, और दूसरी जनरेशन में कोई सिंगर, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे सिंगर हैं लेकिन हम लोग अच्छे सिंगर नहीं है, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी हो सकता है उसमें कोई अच्छा सिंगर हो। तो यानी कि कुछ चीजें, और ये सिंगिंग तो अलग सी बात है, इसको हम एक्वायर्ड सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। सपोज वे कोई हाइट ले लिया, स्किन टोन ले लिया, हेयर, आईज, इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं कि किस तरह से था। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट, तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख लिया कि एक जनरेशन में क्या हो रहा था, दूसरे जनरेशन में क्या हुआ, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, वहां पर एक ही कैरेक्टर्स को लेके हम कैरी ऑन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस, स्टडी ऑफ टू ट्रेट्स, यानी कि दो कैरेक्टर्स को लेके वहां पर स्टडी रिसर्च करेंगे कि दो कैरेक्टर्स में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैसा आ सकता है। तो सपोज दिस इज अ प्लांट, टॉल प्लांट, और दिस इज अ डॉर्फ प्लांट। ठीक है, यानी कि ये प्योर टॉल है और ये प्योर डॉर्फ है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर हम देखते हैं, इसकी जो सीड है वो टोटली प्योर राउंड है, जिसके लिए हमने आर आर लिया हुआ है, और इसकी जो सीड है वो रिंकल्ड है, जिसके लिए हमने स्मॉल और रखा है। ठीक है, अब हमें ये इसको हम सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे, तो हमें जो मिल जाएगा टी आर, फिर उसके बाद टी आर, फिर ये टी आर, सेम यहाँ भी वही है, टी आर, यानी कि 8 पॉसिबिलिटी, 4 इसकी हमें मिल गई। अब इनको हम क्रॉस फर्टिलाइज करा देंगे, यानी कि एक इसका ले लेंगे और इसका, कोई भी ले सकते हैं, सब सेम है। ठीक है, उसको ले लिया, उसके बाद हम फर्टिलाइज यहाँ करा के देख सकते हैं, टी और आर है यहाँ से, और टी और आर है यहाँ से। तो टी, पहले टी और आर। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। ठीक है, अब ये हमें मिल गया, यानी कि टॉल राउंड। ठीक है, अब इन दोनों को हम लेकर देखेंगे कि सेकेंड, ये तो थी हमारी F1 जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन में ऐसा हुआ, क्या मिल गए, सारे प्लांट्स कैसे हमें दिखे थे, टॉल और राउंड। अब हम एक प्लांट इधर गैमेट से और दूसरे की इधर। ठीक है, टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड, और यहाँ पर टॉल राउंड, डॉर्फ राउंड, और टॉल रिंकल्ड, डॉर्फ रिंकल्ड। ठीक है, अब इसको हमें क्रॉस फर्टिलाइज्ड कराना है, सिंपल करा लेंगे। ठीक है, टी आर, टी सेम, सेकंड भी उसी तरह से करेंगे, टी आर, टी आर, टी आर, और टी आर और आर। ठीक है, अब इसका भी वैसे ही, टी आर, टी और टी आर, फिर टी आर, टी आर, टी और टी आर। ठीक है,
इतनी सारी पॉसिबिलिटी हमें मिल गई, यानी कि दूसरी जनरेशन में हमने जब क्रॉस फर्टिलाइज्ड कराया इसको, इस तरह से हमें 4 गैमेट्स मिले थे, टॉल राउंड और डॉर्फ राउंड, टॉल रिंकल्ड, डॉर्फ रिंकल्ड। सेम दोनों को हमने जब सेकेंड जनरेशन में फर्टिलाइज्ड कराया तो हमको इतने प्लांट्स मिल गए। हम इसका सिर्फ फिनोटाइप लिखेंगे, जीनोटाइप में जाएंगे तो बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे। सिर्फ हम देखेंगे कि ये दिखता कैसा है, ठीक है। तो ये कैसा है हमारा टॉल राउंड, एक ये सेम हो गया, 1 टॉल राउंड, दूसरा भी है टॉल राउंड, तीसरा भी है और चौथा भी टॉल और राउंड है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये भी टॉल है और राउंड है। ये कैसा है, ये डॉर्फ और राउंड है, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम टॉल और राउंड देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टॉल राउंड ये भी छोड़ देते हैं। ये टॉल है बट रिंकल्ड है ना, और ये टॉल राउंड टॉल। अब कितने हो गए हम इसको काउंट कर ले। अब इस तरह का हमें लीव्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये डॉर्फ राउंड है, ये टॉल रिंकल्ड है, ये कैसा है प्योरली डॉर्फ और रिंकल्ड है। पहला ऐसा मिला, ऐसा कहीं और नहीं है, यानी कि प्योर डॉर्फ रिंकल्ड सीड हमें एक मिली। कहाँ पर, सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं था, राउंड सीड हमें मिली थी लेकिन वो डॉर्फ थी, या फिर डॉर्फ मिला तो सीड कैसी थी, राउंड थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, कहीं पर डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं मिला और जो हमारा वो रेशियो मिला हमें प्योर कैसा मिला, डॉर्फ और रिंकल्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम F2 इसमें F2 जनरेशन की फिनोटाइप रेशियो लिखेंगे। तो जो पहला हमें मिला है ये फिनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप नहीं। जीनोटाइप लिखेंगे तो दिमाग की माथा पच्ची हो जाएगी। 9, ठीक है, 9:2। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ देखते हैं कि दूसरा प्लांट हमें कैसा दिखाई दे रहा है। ये कैसा है हमारा, ये डॉर्फ है और राउंड है ना। इसमें कुछ अलग निशान लगाते हैं ताकि पता चले। ये हमारा डॉर्फ रिंकल्ड है और ये भी राउंड है, यहाँ पर भी वही स्टेटस है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ये कैसा है, डॉर्फ है और राउंड है। अब हमें इस तरह का शायद कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी कि 1 2 3 जो आया वो रेशियो, इस तरह का प्लांट की रेशियो कितनी है, 3। और उसके बाद अब देखते हैं जो टॉल है बट राउंड नहीं, रिंकल्ड है, यानी कि एक ये हो गया, एक ये हो गया टॉल और ये एक ये हो गया, यानी कि इसकी भी रेशियो कितनी है, 3 है। और ये एक हमारा प्योरली कैसा है, डॉर्फ है और रिंकल्ड है, यानी कि जो सेकेंड जनरेशन की हमें रेशियो मिली वो है 9:3:3:1, यानी ये जो इसको चेकर बोर्ड बोलते हैं, इसको मेंडल्स ने बहुत पहले किया, लेकिन जब अपने से बड़े लोगों को दिखाने गए तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया और इसको फेंक दिया गया। बाद में 3 साइंटिस्ट और आए, उन्होंने जब इस चीज को अगेन किया तो देखा कि सारी पॉसिबिलिटी वही है जो मेंडल्स ने किया था। तो फिर से कूड़े में से सपोज ऐसी जगह नहीं फेंक दिया गया था कि ना मिले, रख दिया गया था। तो उसको निकाल के जब देखा गया उस समय मेंडल्स मर चुके थे, तब जाके उनको फादर्स ऑफ जेनेटिक्स बनाया गया, जो कि वो थे नहीं, उसकी खुशी उनको मिली नहीं, ठीक है। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस की सेकेंड जनरेशन थी। इसमें 500 समथिंग प्लांट्स ये आए थे रेशियो, जो कि 96 कुछ था कुछ, इसको छोड़ दो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपको इतना ही देखना, ये चेकर बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बनाने के लिए आता भी है, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर दूसरे कैरेक्टर को ले सकते हैं, कलर का देख सकते हैं, यानी कि येलो राउंड, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे टॉल रखा है वहाँ पर हम कलर ले सकते हैं, येलो या ग्रीन का कुछ, ठीक है। तो उस तरह से भी हम ये बोर्ड बनाएंगे, चेकर बोर्ड, तो ये वहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा, आप करके देख सकते हो। क्लियर?
तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं ये भी सेकंड, जैसे उस वहां पर हमने लिया था टॉल राउंड, यहाँ पर राउंड एलो। ठीक है, सेम वही प्रोसेस होगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। ये हमारा राउंड एलो, रिंकल्ड एलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन। इसका हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, सेम वही मिला। 9 जो थे वो हमें इस तरह के मिल गए, राउंड और एलो, और 3 जो हमें थे वो ऐसे मिल गए, रिंकल्ड और एलो। और उसके बाद 3 हमें मिले ग्रीन एलो, और 1 हमें मिल गया प्योरली रिंकल्ड और ग्रीन। तो इस तरह से ये चेकर बोर्ड, इस तरह से भी 2 अलग कैरेक्टर्स, यानी कि वहां पर टॉल और राउंड की जगह पर हम यहाँ पर राउंड और येलो यानी सीड राउंड और कलर के बेस में ले सकते हैं, शेप एंड कलर। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कर सकते हैं। समरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें क्या समझ में आया और क्या निष्कर्ष हुआ, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया, उनके कुछ लॉ उन्होंने दिए। पहला लॉ है उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि उन्होंने बताया कि डोमिनेंसी यानी कि प्रभाविता का नियम। उन्होंने बताया कि कुछ कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था इसमें से और इसमें से, तो जो डोमिनेंट होगा वही नेक्स्ट जनरेशन में कैरी ऑन करेगा, यानी कि दिस इज अ डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में कौन जाएगा, यही जाएगा। तो उन्होंने इसको डोमिनेंट का लॉ बताया, यानी कि जो हेरिडिटी होती है वो फॉलो करती है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उन्हें पृथक्करण का नियम बताया, यानी कि ये अलग होके, ऐसा नहीं कि ये पूरा गैमीट चला जाए, बल्कि ये जो 2 गैमीट है वो सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं, यानी कि इसमें से एक और एक अलग अलग कैरी ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। देखते हैं, जीन्स फाउंड ऑन अ सेपरेट क्रोमोसोम आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी कि जो क्रोमोसोम पर जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली दूसरे के जा सकते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो ये था मेंडल का पूरा लॉ इनहेरिटेंस का, हेरिडिटी का, जो कि उन्होंने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड आपने पूरा देखा कि किस तरह से उन्होंने पी प्लांट लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट अपना किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जो है कि सेक्स डिटर्मिनेशन। आप पहले भी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा बस सिलेबस में है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। इसको देखने के बाद हमें पॉसिबिलिटी समझ में आ गई कि इसी तरह से जैसे यहाँ पर कैरेक्टर कुछ जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं, कुछ में नहीं दे रहे हैं, कुछ में दे रहे हैं, कुछ में नहीं दे रहे हैं, सेम उसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी जो डोमिनेंस होता है वो अपना कैरेक्टर डिस्प्ले करता है, जो रिसेसिव होता है कैरेक्टर छिप जाता है, हाइड हो जाता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में हमें डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन में ह्यूमन बींग। जैसा कि हम जानते हैं इवोल्यूशन हमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना था, तो हेरिडिटी और सेक्स डिटर्मिनेशन ही पढ़ना था। तो हम हेरिडिटी देख चुके हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में है कि कैसे हमें पता चलता है कि जो बेबी बॉर्न होने वाला है वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। ये ऑलरेडी आप 8th क्लास में पढ़े होंगे। तो हम जानते हैं जैसा कि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने? 23 पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि सेम मेल और फीमेल में सेम होते हैं। ये जनरल कैरेक्टर के लिए होते हैं, लेकिन जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो जिससे डिटरमाइन होता है कि बेबी मेल है या फिर फीमेल। ठीक है, तो मेल में 22 + XY और ये किसमें है? मेल में। ठीक है, और फीमेल में 22 + XX, ये किसमें है? फीमेल। ठीक है, अब यही एक जब ये सेक्स डिटर्मिनेशन होगा तो स्पर्म एंड ओवम
तो स्पर्म जो होंगे वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्स टाइप का होगा और एक वाई टाइप का होगा, और ओवम दोनों सेम है, सिंपल सी बात है, एक्स टाइप के होंगे। तो यानी कि ये एक्स वाई क्या है, ये मेल गैमेट्स है, मेल सेक्स क्रोमोसोम, एंड दिस इज अ फीमेल क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ से सपोज में दिस इज अ स्पर्म, ये एक्स टाइप का है, एंड दिस इज अ स्पर्म इज अ वाई टाइप। ठीक है, और यहाँ से जो ओवम आएगा वो सिंपल सी बात है कि एक्स टाइप का होगा, चाहे ये वाला आए चाहे ये वाला, एक है, ये कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो अब इनके बीच फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ये एक्स क्रोमोसोम इस वाई वाले क्रोमोसोम से फर्टिलाइज्ड होता है तो हमारा जो गैमीट बनता है वो एक्स वाई टाइप का बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, मेल चाइल्ड, यानी बॉय बेबी, जो बॉर्न होगा वो बॉय होगा। लेकिन अगर ये एक्स वाले स्पर्म से ओवम जो है एक्स वाले स्पर्म से फ्यूज्ड होता है, तो हमारी जो गैमीट हमें मिलेगी वो क्या होगी, एक्स एंड एक्स, क्या हो गया, फीमेल चाइल्ड, यानी कि गर्ल्स होगी। ठीक है, फीमेल गैमीट है, ये गर्ल्स होगी। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स, यानी कि इस चैप्टर में इसको देने का मेन रीजन यही था कि दिस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर। अगर ये कोई भी आए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कैरेक्टर शो किसके होंगे, इसके शो होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पता चलता है, इस तरह से डिटरमाइन होता है क्रोमोसोम के थ्रू कि चाइल्ड मेल चाइल्ड होता है, फीमेल चाइल्ड, और वो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है किस दो तरह के स्पर्म, किस स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो रहा है, 3 मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक्स वाले से हुआ या वाई वाले से हुआ, जिससे होता है उस तरह का फीमेल बेबी या मेल बेबी बनते हैं। ठीक है, तो बॉर्न होने वाला बेबी जो होता है उसका जेंडर किस पे डिपेंड करता है, मेल क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो इस चैप्टर का बस इतना ही हमको पढ़ना था, एवोल्यूशन रिड्यूस हो चुका है, आगे नेक्स्ट ईयर जो आएंगे वो पढ़ेंगे, आप लोग को इतना ही पढ़ना था। एक बार दोनों वीडियो को आप लोग देखेंगे और खुद से पढ़ेंगे। आई होप सो अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू।